प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमारा प्रकरण चल रहा था राज्यपाल की शक्तियाँ, हमने पढ़ ली। आज हमारा प्रकरण है मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। जिस प्रकार से हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़कर आए हैं उसी प्रकार से यहाँ ये टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए विद्यार्थियों, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप सभी लोग एहतियात बरत रहे होंगे और एहतियात के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना और मास्क पहन के रखना बहुत ज़रूरी है। इसे आप गंभीरता से ले रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना से हम निरंतर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का प्रकरण मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है। इस प्रकरण में हम दो अनुच्छेदों की बात करने वाले हैं आप लोगों से, अनुच्छेद 163 की और अनुच्छेद 164 की। जैसा कि हम अनुच्छेद 74 और 75 पढ़कर आए हैं उसी प्रकार से हमें अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 पढ़ना है। इन दो अनुच्छेदों में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 163 क्या कहता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। राज्यपाल को, इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद। देखिए संविधान में एज इट इज जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा की गई है कि वह अपने कृत्यों मतलब कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, जिन कार्यों को उसे विवेकानुसार करना है उन कार्यों को छोड़कर, जिन कार्यों को उन्हें राज्यपाल को विवेकानुसार करना है, चाहे वह संविधान में लिखा हुआ है, संवैधानिक कृत्यों का पालन करते हुए विवेकानुसार कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में उन्हें सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा विषय है या नहीं है जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया कार्य, स्वविवेक से उन्होंने जो कार्य किया है वो उन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये कोई विवाद का विषय नहीं होगा। इस आधार पर उनके द्वारा किए गए किसी कार्य को प्रसन्नगत नहीं किया जाएगा, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा कि राज्यपाल को अमुक कार्य विवेकानुसार करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। जैसा संविधान की भावना है, संविधान कहता है कि उन्हें विवेकानुसार कार्यों को छोड़कर, विवेकानुसार कार्य कौन से हैं जो संविधान में वर्णित हैं या परिस्थिति जन्य उत्पन्न होते हैं, उन कार्यों को छोड़कर बाकी कार्य में मंत्री परिषद सहायता और सलाह देगी। और जो वह कार्य विवेकानुसार कर रहे हैं उन कार्यों को आप क्वेश्चन मार्क उन कार्यों में नहीं लगा सकते, उन्हें प्रसंगत नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल को अमुक कार्य स्वविवेक के अनुसार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और इसे आप न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते कि, इसमें लिखा हुआ है संविधान में, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। किस प्रश्न की? कि वह मंत्रियों से किस प्रकार की सलाह उन्हें प्राप्त हुई है या मंत्रियों ने उन्हें क्या सलाह दी है। सलाह एक गोपनीय है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, उसके जांच के बारे में न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय जो है वह इस मामले में नहीं बात कर सकता कि राज्यपाल को किस प्रकार की सलाह दी गई है। सलाह गोपनीय होती है और इस आधार पर उसको
इंटरोगेट नहीं किया जा सकता, उस पर बातचीत नहीं की जा सकती। तो प्रिय विद्यार्थियों 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सहायता हेल्प और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। विवेकानुसार कार्य राज्यपाल करेंगे, उन कार्यों को छोड़कर सलाह देनी है मंत्रिपरिषद को, और जो कार्य उन्होंने विवेकानुसार किए उन्हें वो करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए, इस पर आप प्रश्न नहीं लगा सकते। न्यायालय इस पर पूछताछ नहीं कर सकता। इसके बाद में अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध के बारे में बताता है। जो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध सभी चीज़ें इसी अनुच्छेद में आ जाती हैं। जैसा कि आपने अनुच्छेद 75 को पढ़ा था, अनुच्छेद 75 1, 2, 3, 4, 5 करके, वैसे ही आप यहाँ अनुच्छेद 164 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आर्टिकल आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 164 1 क्या कहता है, फिर अनुच्छेद 164 1 कै क्या कहता है, 164 1 ख क्या कहता है, 164 2 क्या कहता है, 164 3 क्या कहता है। इस प्रकार से आप इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है 164 1 में कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं केंद्र में, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसमें ऐसा आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन संसदीय परंपरा के अनुसार ये अंडरस्टूड है कि जिसके पास बहुमत होगा, जिस दल के पास बहुमत होगा, जिस दल के पास ज़्यादा सीटें होंगी, और ज़्यादा सीटों का मतलब राजस्थान में अगर 200 विधानसभा की सीटें हैं तो 101 सीट जिस पार्टी के पास है, जिस दल के पास यह आंकड़ा है, उसे बहुमत दल कहा जाएगा। और बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें पद की शपथ दिलाई जाएगी। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये बात भी 164 1 में ही लिखी हुई है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अब प्रसाद पर्यंत का क्या तात्पर्य है, मैं इसे बार बार बता चुका हूँ। जब तक उस दल को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त रहेगा तब तक राज्यपाल उन मंत्रियों या कार्यपालिका पर विश्वास अपना बना के रखेंगे, और जैसे ही विधानसभा में अगर वह अल्पमत में आएंगे तो राज्यपाल अपना प्रसाद समाप्त कर सकते हैं, उसे बर्खास्त कर सकते हैं, सरकार को भंग कर सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल को ये भी ध्यान रखना है राज्यों में कि जब वह मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और उड़ीसा के अंदर जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में एक व्यक्ति की अनिवार्य नियुक्ति वह करेंगे। कौन से राज्यों में जहां शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 4 राज्यों के बारे में संविधान कहता है कि इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण का एक भार साधक मंत्री होना चाहिए। वो मंत्री जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। राजस्थान में ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जनजाति कल्याण के हेतु एक मंत्री नियुक्त होता है। लेकिन इन 4 राज्यों में बाध्यता है कि एक मंत्री की नियुक्ति होनी अनिवार्य हो जाती है, जिससे कि इन वर्गों का कल्याण हो सके। वह मंत्री इस बात की पुष्टि करता हो कि ऐसा कल्याण हो रहा है। इसके साथ ही जो 164 1 है उसके अंतर्गत, 164 1 के अंतर्गत जो कै है, 91/2003 में ये जुड़ा था, केंद्र में भी और राज्य में भी। हमने ये 75 1 कै के रूप में भी इसे पढ़ा है। इसमें आपको वही पता है कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। और इस प्रावधान को करने से पहले अगर किन्हीं राज्यों में ऐसा है, 2003 से पहले जिन राज्यों में ऐसा है, वो 6 महीने के अंदर अंदर इस संवैधानिक दायरे में अपना आकार निश्चित कर लेंगे। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं तो मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। कितने हो सकते हैं?
30 मुख्यमंत्री इसके अंदर इंक्लूड है, इस 30 में से ही मुख्यमंत्री होगा। ये नहीं है कि 30 मंत्री एक मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं, 30 के अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार राज्य और संघ में एक साथ तय हुआ। 164 एक ख में दल बदल वाली बात लिखी हुई है कि जो दल बदल का दोषी पाया गया वह मंत्री नहीं हो सकता। ये भी इसी संवैधानिक संशोधन 91/2003 में ही प्रावधान किया गया था। फिर बात आती है 164(2) की। इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। कहाँ लिखा हुआ है? 164(2) में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है ये संसदीय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका की कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन किया जाए। व्यवस्थापिका से यहाँ तात्पर्य है राज्य का विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल में निम्न सदन विधानसभा के प्रति सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्रिपरिषद एक साथ उत्तरदायी होती है। अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। 164(3) क्या कहता है? ये कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले जो अनुसूची 3 है उसमें एक शपथ का प्रारूप लिखा हुआ है, वह उस प्रारूप के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ ले। 164(3) में इसमें ये लिखते हैं कि अपना पद ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ मंत्रियों द्वारा ली जाएगी और इन्हें ऐसी शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, और ऐसा शपथ का प्रारूप आपको अनुसूची 3 में मिल जाएगा। अनुसूची 3 में मिल जाएगा। ऐसी ही बात संघ में लिखी हुई है, अंतर नहीं है। अच्छा, इसके बाद में 164(4) क्या कहता है? 164(4) ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री बना लिया गया है तो 6 माह के अंदर अंदर उसे 164(4) ये बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य हुए बिना मंत्री पद पर है तो वह अधिकतम ऐसा 6 माह तक रह सकते हैं। 6 माह के अंदर अगर उन्होंने विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद की ले लें, विधानसभा की ले लें, उन्हें सदस्यता लेनी होगी। अगर 6 माह के अंदर वह सदस्य नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में मंत्री पद पर वह नहीं रह पाएंगे। 6 माह बाद में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा, और अगर वह किसी सदन के सदस्य हो जाते हैं तो वह लगातार मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। ये बात 164 मैंने बताया आपको 4 में लिखी हुई है। 164(5) में मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात है। यहाँ मंत्रियों के वेतन और भत्ते की यहाँ बात है कि उस राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर जो समय समय पर तय किया जाएगा वह वेतन भत्ते लाभ परिलाभ मंत्रियों को प्राप्त होंगे, और इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में है। वेतन भत्तों का वर्णन कहाँ है? दूसरी अनुसूची, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वहाँ वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अनुच्छेद 163 और 164 में ये बात कही गई है। मैं आपसे अनुच्छेद 165 पर भी बात कर लेता हूँ। राज्य के महाधिवक्ता की हम बात कर लेते हैं। जैसे महान्यायवादी केंद्र में होते हैं उसी प्रकार से राज्य में एक पद है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो पद है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहलाता है। एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसे, और जो महान्यायवादी हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, ध्यान देना मेरी बात पे, जो संविधान में शब्दावली है उस शब्दावली पर ही हम बात कर रहे हैं, एज इट इज जो लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं उसके पास, ऐसी योग्यताओं के धारक व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। और राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। कार्य क्या करते हैं? ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ये सरकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करते हैं, उनकी बात को रखते हैं। वो सरकार की ओर से पक्षकार होते हैं।
सरकार के वकील, राज्य में सरकार के वकील को महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है उनकी कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी कानूनी राय सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल उनको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। और ऐसे विधिक कर्तव्य जो राज्यपाल समय समय पर उन्हें कहें करने को, तो वह ऐसे कार्यों को करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है, संविधान में ऐसा लिखा है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त उन्हें होगा जो राज्यपाल उनके लिए तय करेंगे। उन्हें ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल द्वारा तय किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पारिश्रमिक तय हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि राज्य के महाधिवक्ता को कितना पारिश्रमिक मिलेगा, अलग अलग राज्यों में इसकी व्यवस्था अलग अलग है। लेकिन काम क्या है राज्य के महाधिवक्ता का? सरकार को कानूनी सलाह देना या सरकार की ओर से पैरवी करना, न्यायालयों में उनका पक्ष रखना और सरकार को अन्य ऐसी विधिक सलाह देना जो राज्यपाल उन्हें करने के लिए कहें। ये कार्य राज्य के महाधिवक्ता करते हैं। ये अनुच्छेद 165 में है। राज्य के महाधिवक्ता की बात हमने कहा कि 165 में राज्य का महाधिवक्ता, यही बात हम केंद्र में महान्यायवादी के लिए करके आए हैं। आर्टिकल 76 में 76 में महान्यायवादी की हमने बात की थी। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। अगर 166 की हम बात करें तो जैसा हमने 77 में पढ़ा था वैसा ही यहाँ है। कार्य संचालन के नियम बनाना, राज्य के अंदर कार्य संचालन के नियम बनाने के लिए, सरकारी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राज्यपाल ऐसी नियमावली बना सकते हैं। यहाँ अनुच्छेद 166 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाएंगे। 166 क्या कहता है? 166 कहता है जो भी कार्यपालिका के कार्य होंगे राज्य के अंदर, उन सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य जो हैं वो किसके नाम से किए हुए माने जाएंगे? राज्यपाल से। कोई भी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाते हैं। हालांकि राज्यपाल उन कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, जवाबदेह नहीं है ये, क्योंकि जवाबदेह मंत्रिपरिषद होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल कार्य करते हैं। राज्यपाल के नाम से किए गए निष्पादित आदेश, अन्य लिखित जो भी कार्य हैं, राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियम, ये सभी जो चीज़ें हैं, जो भी राज्य के अंदर कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य, राज्य की जो सरकार है, कार्यपालिका है, उसका कार्य अधिक सुविधाजनक या सुगम तरीके से चल सके, इसके लिए वह नियमावली तय करेंगे, अपने विवेकानुसार कार्य करेंगे। वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के नियम बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाना, जैसा राष्ट्रपति के लिए 77 में लिखा हुआ है वैसा ही 166 में राज्यपाल के लिखा हुआ है। जैसे दो मंत्रालय हैं, उन दो मंत्रालयों के बीच में समन्वय कैसे हो, उसके लिए आवंटन के एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल इन्हें कहा जाता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। तो इस प्रकार से जो राज्य की कार्यपालिका संबंधी क्रियाकलाप हैं उनको सुगम तरीके से चलाने हेतु नियम बनाना, कार्य का आवंटन करना, ये राज्यपाल करते हैं राज्य में। उसके बाद में अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167, जैसा हमने अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की थी, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 167 में किसके कर्तव्य है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य लिखे हुए हैं कि राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं राज्यपाल के प्रति। कौन से आर्टिकल में लिखे हुए? 167 में। और ऐसी ही बात हमने प्रधानमंत्री के लिए 78 में की थी। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और तुलनात्मक रूप से जब आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? हम आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 167 की, 167 की। इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका और विधायी जानकारी प्राप्त करना, ये संवैधानिक व्यवस्था कर रखी है कि राज्य की जो कार्यपालिका और विधायी जानकारियां हैं
वो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनाया गया कि वो राज्यपाल को दें। अगर राज्यपाल ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मुझे जानकारी दी जाए तो मुख्यमंत्री उन्हें ऐसी जानकारी दें। राज्य में क्या घटनाक्रम चल रहा है कार्यपालिका और विधायी प्रक्रियाओं में, ऐसे घटनाक्रमों पर राज्यपाल को सूचनाएं देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और ऐसी कोई बात, ऐसा मंत्री का ऐसा कोई विचार जो मंत्रिपरिषद में रखे जाने की अपेक्षा राज्यपाल करें, राज्यपाल ऐसा कहें कि अमुक मंत्री की बात को, अमुक मंत्री के विचार को आप मंत्रिपरिषद की बैठक में रखें, तो ऐसी अपेक्षा अगर राज्यपाल करते हैं तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह मंत्री की बात को मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठकों में रखें। ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में वर्णित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री के कार्य वही हैं जो हम प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री की बात करें तो कार्यों में समानता है। जैसे केंद्र में जो भी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है, हमें पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते हैं। जो मुख्यमंत्री सलाह देंगे राज्यपाल वैसा ही कार्य करेंगे। तो राज्य आयोजना बोर्ड, जो प्लानिंग बोर्ड होता है राज्य का, उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नीति आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी परिषदों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं और इन सभी परिषदों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये हमने बात की थी। राजस्थान के संदर्भ में वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करना ये मुख्यमंत्री ही करते हैं। राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना, संसदीय सचिवों की नियुक्ति, उन्हें शपथ दिलाना, ये मुख्यमंत्री ही करते हैं। संसदीय सचिव एक ऐसा पद है जो जैसे ही मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया कि 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा, तो एक पद सर्जित हो गया, संसदीय सचिव। क्या पद सर्जित हो गया? संसदीय सचिव। और संसदीय सचिव जो हैं वो मुख्यमंत्री इन्हें नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। चीफ मिनिस्टर ही नियुक्त करते हैं, चीफ मिनिस्टर ही शपथ दिलाते हैं। ये होते कौन हैं? ये होते हैं विधायक। जो ऐसे विधायक जो नवनिर्वाचित हैं उन्हें संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति दी जाती है और संसदीय सचिव को मंत्रियों के समान सुविधाएं प्राप्त होती है और इन्हें एक प्रकार से विभिन्न विभाग और मंत्रालयों की जानकारी हेतु ही ऐसा पद दिया जाता है जिससे ये मंत्री के समान सुविधाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन मंत्री नहीं कहलाते हैं। मुख्यमंत्री चाहें तो मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी इन्हें बुला सकते हैं, चाहें तो। मुख्यमंत्री ही इनके सर्वे सर्वा हैं। मुख्यमंत्री जब चाहे इन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मुख्यमंत्री जब चाहे इन्हें नियुक्त कर सकते हैं, इन्हें शपथ दिला सकते हैं। राज्यपाल का इस पद से कोई लेना देना नहीं है। संसदीय सचिव की नियुक्ति से राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं। और मंत्रिपरिषद के आकार की जब हम 15% की बात करते हैं तो उसमें संसदीय सचिव इंक्लूड नहीं है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं होता, 15% के अंदर वह सम्मिलित नहीं होता। चाहे वह केंद्र में हो संसदीय सचिव, चाहे वह राज्य में हो। केंद्र में होगा तो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री शपथ दिलाएंगे, प्रधानमंत्री हटाएंगे। संघ में प्रधानमंत्री के पास होता है और संघ में ऐसे कौन होंगे? लोकसभा सदस्य होंगे, सांसद होंगे और यहाँ विधायक होते हैं। तो इस प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री के जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, हमने उनकी बात की। अब हम अगला वीडियो राज्य के विधानमंडल पर बनाएंगे, उस पर आपसे वार्तालाप करेंगे। आप बेहतरीन तरीके से घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, इसी आशा के साथ जय हिंद, नमस्कार।